आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत के अंदर नेशनलिज्म किस प्रकार से शुरू हुआ। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर भावना कि ये मेरा देश है और इसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, कोई भी व्यक्ति मेरे देश को नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको यहाँ से भगा दूँ या उसके खिलाफ मतलब कुछ भी करने की जो भावना रहती है, यानी कि अपने देश का जुड़ी हुई जो भावना है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये भावना तो हम सबके अंदर है। जब हमारे देश की बात आती है, हमारी देश क्रिकेट टीम जब किसी भी टीम के साथ खेल रही होती है तो वहाँ पर हमारा मन क्या करता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए, सिर्फ हमारी टीम। तो ये नेशनलिज्म है। जब हम देखते हैं कि भारत दूसरे देश से पीछे है किसी बात में तो हमें बहुत ख़राब लगता है। अगर कोई विदेशी भारत के बारे में कुछ कहता है तो उसमें हमें गुस्सा आता है कि मेरा मुल्क है, मेरा देश है, और उसके बारे में कोई ऐसे कैसे कह सकता है। तो ये सब भावनाएं जो हैं इनको नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में चैप्टर हमारा चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वन नेशन, यानी कि आपके अंदर जो होता है ना कि ये मेरा देश है, किससे बिलोंग करता है ये देश, हमारा है। यानी कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता सिर्फ मेरा है, हम सबका है, लेकिन है तो हमारा। तो ये बिलोंगिंगनेस और एक गर्व फील होता है। कोई बोलता है यार ताजमहल कौन से देश के अंदर है, अरे हमारे देश के अंदर है, भारत के अंदर है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारे देश के। इस साल वर्ल्ड कप कौन जीता, अरे भी हमारा देश जीता है, तो बड़ा गर्व फील होता है ना। इट इज ऑल्सो विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग वन हैज फॉर द नेशन इफ द नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़ती है तो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, इस भावना को नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे क्रांतिकारी जो देश के लिए जान तक कुर्बान कर गए, तो ये नेशनलिज्म उसी भावना को कहा जाता है। The factors responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857. 1857 की क्रांति के बाद ये चीज़ें हमारे यहाँ पर बढ़ने लगी। 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, झांसी की रानी वाली, आपको याद होगा, तब तक क्या था, भारत जो था उसके अंदर इतना ज़्यादा नेशनलिज्म वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा देश जो था छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। जैसे कि ये फलानी राजा का रजवाड़ा है, ये इसका रजवाड़ा है, तो इतने 562 के करीब या उससे भी ज़्यादा रजवाड़े थे जो आधे पाकिस्तान में भी चले गए। तो उस समय जो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हुई थी, तो वो समय था जब नेशनलिज्म शुरू हुआ भारत के अंदर। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप, वेरियस फैक्टर्स सच एज रेनाइसेंस, Reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy, Germany, etc. तो नेशनलिज्म जो है ये कुछ घटनाएं विश्व स्तर पे बताई गई हैं जिनके कारण नेशनलिज्म बढ़ा है। जैसे कि जर्मनी यूनाइटेड हुआ था, जर्मनी के भी 2 टुकड़े हो गए थे पहले, फिर वो यूनाइटेड हुआ, फिर इटली भी यूनाइट हुआ, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई। तो ये सब घटनाएं जो है इससे भारत में नेशनलिज्म और बढ़ा। The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic views. अब ब्रिटिश रूल जो है, जो अंग्रेज सरकार का जो रूल है, उसी कारण से भारतीय लोग जो थे, अंग्रेजों ने भारत पे रूल किया, तो उनसे आज़ादी पाने के लिए हम लोगों ने हाथ पैर मारने शुरू किए। हमने दूसरे देशों का जो वो था लिटरेचर वो पढ़ा, किताबें थी कि अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ, जर्मनी कैसे यूनाइटेड हो गया, इटली कैसे यूनाइटेड हो गया। तो ये सब चीज़ें पढ़ के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हमारा पॉलिटिकल यानी कि हमारी पॉलिटिक्स बदली, हमारा समाज में थोड़ा बदलाव आया, हमारे धार्मिक जो नज़रिया था उसमें बदलाव आया, और इकोनॉमिक भी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी स्ट्रांग हुई। वेरियस फैक्टर्स फोस्टरिंग the modern nationalism arose in India. The educated and the intellectuals felt the need of self-rule in our country, and this thought gradually spread far and wide in the nation. जो बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग थे ना भारत के अंदर, वो सोचने लगे कि भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज रूल कर रहे हैं, तो उनसे हमारा भला नहीं हो सकता। हमारा भला तब होगा जब हम खुद रूल करेंगे। तो इस तरीके से ये आइडिया जो था सेल्फ रूल का, स्वराज्य का, आज़ादी का, वो सब जगह फैल गया। It was followed by the feeling of national unity. We will study various factors that led to the rise of nationalism in India. इसके बाद जब सबको ये लगा कि हम सबको देश को खुद चलाना है, अंग्रेज क्यों चला रहे हैं हमारे देश को, तो ऐसे में नेशनलिज्म की उदय हुआ, नेशनलिज्म बना। लोग इस भावना से भर गए कि मुझे आज़ाद होना है। यानी कि अगर तुम्हारे घर पे कोई विदेशी आकर बैठ जाए और तुमको घर से बाहर निकाल दे, या फिर वो अपनी मर्जी करने लगे, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि भी हमारे घर के अंदर कोई और कब्जा करके बैठे। तो ये फीलिंग लोगों को तब समझ आया
जब नेशनलिज्म, बहुत सारी जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस बात के ऊपर जोर डाला, विदेशी किताबें पढ़कर उन्होंने पाया कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके ऊपर उसका खुद का रूल हो, खुद का कब्जा हो। अगर हम देखें कि विदेशी लोगों के साथ रहकर हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्टर्स जिनके कारण नेशनलिज्म शुरू हुआ, नेशनलिज्म बढ़ा। तो इन फैक्टर्स को मैं स्टडी करेंगे। तो पहला फैक्टर इस फील्ड में बताया गया है पॉलिटिकल रीजंस। क्या बताया पहला? पॉलिटिकल रीजंस। तो यहां पहला जो रीजन दिया गया है कि नेशनलिज्म क्यों बना, नेशनलिज्म बनने का जो पहला कारण बताया गया है कि नेशनलिज्म ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगा, और अगर नेशनलिज्म आ जाता है बैठे बैठे तो फिर अंग्रेज भारत में क्यों आए? तो कोई तो ऐसी बात थी ना, अभी नेशनलिज्म हमारे पास पहले नहीं था, फिर आया एकदम से। क्या ये खरीदने वाली चीज़ तो है नहीं, हम भाई अमेरिका गए वहाँ से थोड़ा सा नेशनलिज्म खरीद लाए। तो नेशनलिज्म आया कहाँ से? तो उसके कारण जो थे वो देखने हैं हमको। तो पहला कारण बताएगा पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से रिलेटेड कौन सा रीजन था? देखिए, जब अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे उससे पहले की बात करें, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। जैसे मैंने बताया ना, भारत जो छोटे छोटे रास्तों में बटा हुआ था। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, 4th या 5th में शायद, कि किस तरह से सरदार पटेल ने 562 स्टेट्स को मिलाया तब भारत बना। तो 562 स्टेट्स तो इंडिया में आई थी, बाकी कुछ स्टेट्स तो पाकिस्तान में भी तो गई थी। पाकिस्तान भी तो पहले भारत का हिस्सा था, 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो बहुत सारी स्टेट्स, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लगभग 700 से ज़्यादा स्टेट्स होंगी। तो इस कारण से हमारे तो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो ये तुम्हारा राज्य है इतना सा, ये तुम्हारा राज्य है, ये उसका राज्य, उसका, ऐसे ऐसे अलग अलग राज्य थे, लेकिन छोटे छोटे थे। The Britishers defeated many kings and established direct or indirect rule all over India. Under the dominance of the Britishers, a uniform administrative system was implemented. अब क्या हुआ? जब अंग्रेज, मतलब तुम अलग अलग राजा, तो अलग अलग राजा जब रूल कर रहे थे तो अपनी मर्जी से देश को चलाते थे, अपने राज्य को चलाते थे। उनको देश से कुछ नहीं लेना देना था। उनको ये था भी मेरा ये राज्य है, ये मेरा राज्य है, मुझे इसको आगे बढ़ाना। बहुत सारे सीरियल देखते हो पुराने, उसमें देखते हो ये झांसी, जैसे रानी ऑफ झांसी थी हमारी, झांसी की रानी, वो झांसी राज्य की रानी, तो उनका मकसद सिर्फ झांसी तक था। लेकिन 1857 की क्रांति जब शुरू हुई, तब उससे पहले अगर उनके अंदर नेशनलिज्म जागा, तब उन्होंने लड़ाई लड़ी देश को आज़ाद कराने के लिए, नहीं तो उनका झांसी तो पड़ा था। ठीक है, तो अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत जो था वो उन्होंने क्या किया, राजाओं को हराना शुरू किया। तुम अकेले थे, उन्होंने हरा दिया, फिर दूसरे पे कब्जा किया, फिर दूसरे पे, इस तरीके से भारत पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जब सारे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू कर दिया। कौन सा सिस्टम? यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब है कि पूरे भारत के अंदर एक ही रूल लागू कर दिया। पहले क्या था, तुम्हारे रूल अलग थे, दूसरे राजा के रूल अलग थे, तीसरे राजा के रूल अलग थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, जैसे अभी की बात करो, तभी पूरे भारत के अंदर लॉज एक जैसे ही है ना। ये तो नहीं है कि हमारे लॉज अलग है, सब एक ही लॉ वाले। अब हेलमेट पहनना जरूरी है, तो क्या सिर्फ गुजरात में पहनना जरूरी है, पंजाब में नहीं है, सब जगह जरूरी है। तो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो पूरा सिमिलर है पूरे देश के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ बैठे हम लोग, तो यहाँ भी चोरी करना गुनाह है, केरला में जाके चोरी करो, वहाँ भी पकड़ेगा तो जूते पड़े, सजा मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर है, देखो किसान बिल का विरोध हो रहा है, तो किसान बिल सिर्फ क्या पंजाब के लिए पास हुआ, पूरे देश के लिए पास हुआ, तो किसान पूरे देश से आके वहाँ जुड़ रहे हैं। तो मतलब यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब यानी कि देश को चलाने का जो सिस्टम था वो एक कर दिया है, कि पूरे देश को एक ही तरीके से चलाया जाएगा, ये उन्होंने लागू कर दिया। Besides, there were many other reasons that led to the protest against the British rule. Gradually, this protest became more prominent and widespread. इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे रीजन। पहला रीजन हमने ये देखा पॉलिटिकल रीजन, कि पहले हम छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको पूरे लोगों को जीत कर, हमारे पूरे देश के राज्यों को धीरे धीरे राजाओं को हरा कर जीत लिया, और फिर पूरे जगह पर सिंगल यानी कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारण यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक रीजन। कौन सा रीजन? इकोनॉमिक रीजन। India was financially ruined due to the economic policies of the Britishers. The Britishers took the raw material from India to England, and then the finished or manufactured goods were sold in the Indian market. The duty on the manufactured goods imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. As a result, Indian goods became more expensive than the imported goods. In this cutthroat competition, the handicraft and the cottage industry of India could not sustain itself.
many artisans became unemployed. Soon the Indians realized that it was a British policy to prosper England at any cost. This fostered the feeling of nationalism in the people of India. पहला हमने देखा कि नेशनलिज्म कैसे जागा, पॉलिटिकल रीजंस के कारण। दूसरा रीजन यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से कच्चा माल, भारत कृषि प्रधान देश है, खेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ से वो कॉटन, जैसे एग्जाम्पल लेते कॉटन का, कपास से कपड़े बनते हैं ना, वो भारत से कपास सस्ते दाम पे खरीदते थे और इंग्लैंड भेज देते थे। इंग्लैंड में फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्री में धड़ाधड़ कपड़ा बनता था, तैयार होते थे कपड़े, और वो कपड़े इंडिया में बेचते थे लाके। ठीक है, यानी कि माल हमारा था जो सस्ते में खरीदते थे और वहाँ जाके कपड़ा बना के इंडिया में बेचते थे। अगर यही चीज़ हम हमारे देश के अंदर ही कपड़ा बनाए और विदेशों में बेचें, हमारा देश धनवान हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज ऐसा कर रहे थे, तो इससे भारत की हालत बिगड़ने लगी धीरे धीरे। हमारे जो लोकल आर्टिस्ट थे, लोकल कारीगर जो थे, क्या करते थे, जैसे कि लोकल कारीगर ने अगर एक टी शर्ट बनाई, एक कपड़ा बनाया, एक टी शर्ट बनाई और उस टी शर्ट को इंडियन मार्केट के अंदर उसको बेचना है, तो उस टी शर्ट को बनाकर उसके ऊपर टैक्स लगाया अंग्रेजों ने कि अगर जैसे आप देते ना अभी जीएसटी भरते हो, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी टैक्स सरकार को देना पड़ता है। अंग्रेजों ने क्या किया, भाई तुमने 100 रुपये की टी शर्ट, तुमको बनाने में 100 रुपये लगे टी शर्ट को, और उसको इंडिया की मार्केट में बेचना है तो उसके लिए तुमको 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स तो भरना ही पड़ता है, यानी कि वो टी शर्ट कितने की होगी, 120 रुपये की। अब 120 तो सिर्फ उसको बनाने का खर्चा है, 100 बनाने का और 20 टैक्स। अब वो कमाएगा भी तो सही उसके। अब मैंने फैक्ट्री में बनाई तो मैं 130 में आगे बेच रहा हूँ, वो बंदा जिसने ली वो आगे 140 में बेच रहा है, वो बंदा आगे 150 में बेच रहा है, वो बंदा आगे 160 में बेच रहा है। तो इस तरह से टी शर्ट का भाव हो गया 160 रुपये दुकान पे आते आते। अब वही चीज़ जब इंग्लैंड से आती थी चीज़, तो इंग्लैंड में उसको बनाने में, क्योंकि उनकी मशीनें फॉरवर्ड थी, हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, तो वहाँ मशीन में जल्दी बनता था और स्पीड क्विकली बनता था। वहाँ उसको बनाने में ओवरऑल खर्चा समझो आया 50 रुपये। तो वो जब 50 रुपये बना के इंडिया में भेजेंगे, तो जब कोई एक देश से चीज़ दूसरे देश में आती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं उसको। तो इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर कोई भी देश हमारे देश में कोई चीज़ बेचना चाहता है तो हम उससे टैक्स लेंगे बेचने का, क्योंकि वो हमारा पैसा ले जाएगा बाहर कमा के, उसको फायदा मिल रहा है, तो हम उससे टैक्स लेते हैं। तो ये टैक्स था अंग्रेज सरकार। देखो रूल कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, और माल उधर से बना के कौन बेच रहा था, अंग्रेज ही बेच रहे थे। तो क्या वो अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्या वो अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के माल पे तो टैक्स लगा दिया, लेकिन वहां से आने वाले माल के ऊपर टैक्स ड्यूटी जो थी वो इतनी रखी, बस नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब नाम मात्र। हमारे हमसे वो 20 रुपये टैक्स ले रहे थे, वहां से 1 रुपया लिए थे, तो उनका 50 रुपये वाली चीज कितने की हुई, 51 की। अब वो बेचेंगे इंडिया की मार्केट में 51 वाली चीज जो 100 में बेचेंगे, तो भी उनको 50 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं? लेकिन हमारे लोग, हमारी चीज कितने की, 150, 150 की। अब कौन सी चीज खरीदोगे तुम, 150 वाली खरीदोगे, 100 वाली? कोई भी आदमी 100 वाली खरीदेगा ना। तो इस तरीके से हमारा जो सामान था जो अंग्रेज लोग लेके जा रहे थे विदेशों में, वो सामान हमें ही लूटने में वो उपयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो लोकल हमारी इंडस्ट्री थी, अब भाई जब 150 रुपये का सामान बना के तुम बेच रहे हो तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो तुम क्यों मेहनत करोगे? जब तुम बना के माल कोई खरीद ही नहीं रहा 150 रुपये में, क्योंकि 100 रुपये में तो दूसरी, अब जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि चाइना को हम टक्कर दे रहे हैं, चाइनीज चीज़ों को बंद कर दो। हम चाइनीज चीज़ों को बंद कर दिया हम लोगों ने? बंद होगी चाइनीज चीज़ें? नहीं। किसी भी दुकान में जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, आपको वहाँ ज़्यादातर कपड़े जूते सब चाइनीज मिलेंगे, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ बन के 80 रुपये में आती है, हमारे देश में उसको बनाने में 150 रुपये लगता है। 150 वाली चीज़ 250 में बिकेगी, वो 80 वाली 125 में बिकेगी, 150 में बिकेगी। कौन सी खरीदोगे, 250 वाली, 150 वाली? 150 वाली खरीदेंगे। चीज़ भी बराबर, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, एक जैसी है दोनों। जूता पैर में पहनना है भाई, वो तो तुम कोई भी कंपनी का लेके पहन लो, बस हाँ क्वालिटी का फर्क थोड़ा जरूर रहेगा, लेकिन अगर वो फटेगा तो वो भी फटने वाला है, दूसरा भी फटने वाला है। तो इसलिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी चीज़ें, यानी देश से हमारे से माल लिया और वहाँ बना के भारत में बेच दिया, तो इस तरीके से बहुत पैसा उन्होंने कमाया। तो भारत के जो लोकल हमारे जो कारीगर थे, इससे वो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे नौकरी धंधे तो बंद हो गए, लोगों की इंडस्ट्री जो लोकल छोटे मोटे हमारे तो हाथों से काम होता था ज़्यादा, कपड़ा वपड़ा देसी तरीके से बनाया जाता था, हाथों से काम, मशीनें नहीं थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें मतलब जो हमारे लोकल कारीगर थे बेचारे भूखे मरने लगे। फिर हमको आइडिया आया कि अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था कि इंग्लैंड को प्रॉस्पर करना किसी भी कीमत पे, कि वो चाहते थे कि इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बने किसी भी कीमत पे, भले वो भारत को लूटो, कुछ भी करो,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत की स्थिति क्या है, उनको बस एक ही काम है कि अंग्रेज अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे हमारे अंदर नेशनलिज्म और जागा कि भाई वो बंदा वहां से आके हमारे देश को लूट रहा है, तो हम हमारे देश में रह के हम बचा नहीं सकते हमारे देश को। तो ये एक कारण था नेशनलिज्म होने का, खड़े होने का। तीसरा इसमें ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। द रेलवे, टेलीग्राफ, post, land and waterways were developed in India by the British for the military, economic and political reasons. However, it turned out to be a boon in disguise for the Indians. People came closer to one another due to the development of these facilities. Mobility of intellectuals, artists and business class increased and they started exchanging thoughts and opinions. Discrimination of caste, community, region became lesser due to increased communication and mass transportation. The national leaders could communicate their thoughts and plans to the large number of people. Leadership was built at national level instead of regional level. This gave a notable contribution in the achievement of Swaraj. अब ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलगाड़ी, फिर शिप्स वगैरह चलने लगी, जो एक देश से दूसरे देश जाना है तो लैंड रूट, रोड्स बनने लगी तो लोगों के व्हीकल्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ। फिर पोस्ट, टेलीग्राम शुरू हुआ। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, हमारे लोग, पहले क्या होता था, तुम अपने राज्य के अंदर बैठे हो, तुम दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, तुम दूसरे में नहीं जा सकते। अब भारत जो था पूरा एक देश के रूप में उभरा कि पूरा देश है और अंग्रेजों के रूल में, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, अभी अंग्रेजों की। तो प्रॉपर्टी जब एक ही आदमी की है तो यानी कि एक ही प्रॉपर्टी है, तो एक आदमी कहीं भी जा सकता है उसके अंदर। तो ऐसे में जो ये चीज़ें, साधनों का उपयोग बढ़ गया, यानी कि रेलवे हो गया, ये चीज़ें, इससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, यहाँ से देश के दूसरे पार्ट में लोग जाने लगे, तो आना जाना बढ़ा, लोगों के अंदर बातचीत बढ़ी, विचारों का आदान प्रदान होने लगा कि तुम क्या सोचते हो, इसको पता, इसने क्या सोचा है वो तुमको पता लगने लगा, एक दूसरे के विचार चेंज होने लगे, एक्सचेंज होने लगे। इससे जो बुद्धिजीवी लोग थे, खासकर पढ़े लिखे लोग, आर्टिस्ट हम बोल सकते हैं, या बिजनेसमैन जो थे, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको दूसरों के विचारों का पता लगा। अरे भाई, मैंने बोला कि भी मैं तो बहुत परेशान हूँ यार अंग्रेज सरकार से, ये टैक्स इतना लगा रखा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा व्यापारी बोलते यार मैं भी बहुत परेशान हूँ सिर्फ अंग्रेजों की इस पॉलिसी की वजह से। तीसरे ने बोला मैं भी बहुत परेशान हूँ, चौथे ने बोला मैं भी बहुत परेशान हूँ। यानी कि सब किससे परेशान है, अंग्रेज सरकार से। तो हमको पता लगा भी हमारा दुश्मन तो कॉमन है, एक ही दुश्मन है, समझ रहे। लोगों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पर कास्ट वाइज बहुत बटा हुआ था, लोग ये नीची जात के ऊंची जात के ऐसी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें थोड़ी कम हुई इससे, लोग पढ़े लिखे होने लगे, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे, तो थोड़ा इसमें गिरावट आई। और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जिससे जो नेशनल लेवल पर हम सोचने लगे। पहले हम क्या सोचते थे भाई, हम तो जैसे कच्छ के अंदर रहते हैं गुजरात के, तो हम कच्छ में रहते हैं तो कच्छ के लोग हैं हम लोग, हमारा जो वतन है बस कच्छ है, हमें सौराष्ट्र से या दूसरे पार्ट से कुछ नहीं लेना था। लेकिन जब हम दूसरी जगह पे जाने लगे तब पता लगा यार ये तो पूरा मुल्क हमारा है और ये लोग तो हम पे रूल कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे। तो इस तरीके से जो लीडर्स थे, जो हमारे नेता जो थे, जो हमको आगे गाइड कर रहे थे, वो लोग भी नेशनल लेवल पर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे। अब मेरा विचार है कि देश को आज़ाद करवाना है, तो मैं सिर्फ स्टेट के अंदर लोगों को बोलूँगा तो उससे फर्क पड़ेगा, पूरे देश में बोलूँगा तब पड़ेगा, पूरे देश में ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि पूरे देश के लोग इसमें जुड़ेंगे। तो इस जैसे गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को जोड़ा, पूरे देश के अंदर घूमे, तभी कुछ हुआ ना। अगर वो आके सिर्फ गुजरात के अंदर बैठे रहते कुछ होता, गुजरात अकेला आज़ाद हो जाता, सवाल ही नहीं। अंग्रेज तो बहुत सारे थे, ये हमको आज़ाद होने ही नहीं देते। तो दूसरा कारण था हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो एक रीजन है हमारे अंदर नेशनलिज्म के डेवलप होने का। चौथा कारण है लिटरेचर एंड एजुकेशन। एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। एजुकेशन के कारण नेशनलिज्म बढ़ा। डोर्स टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन। हम लोग इंग्लिश एजुकेशन के कारण ही तो विदेशी किताबें पढ़ सके। अब फॉरेन के अंदर क्या गुजराती में किताबें लिखी होती है, मराठी में लिखी होती है, पंजाबी में लिखी होती है, नहीं वो इंग्लिश में होती है। जब वो बुक्स को हम इंग्लिश एजुकेशन के कारण ही पढ़ने लगे। Most of the literature of the world was available in English. The people of our country learned English language and became familiar with the recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, liberty, equality, and fraternity from the American War of Independence and the French Revolution.
अब हम लोग जब उनकी किताबें पढ़ने लगे तो हमें पता लगा कि दुनिया के अंदर हर जगह पर ये समस्या थी। एक समय था जब एक बड़े देश जो थे ना वो गरीब देशों पे कब्जा कर रहे थे। इवन अमेरिका जैसा देश भी गुलाम था, फ्रांस भी गुलाम था। तो हमने जब किताबें पढ़ी तो पता लगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी कि अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद करवाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस वालों ने अपने आप को आज़ाद करवाया था। तो हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलने लगा। People developed self-confidence, recognized the power of unity and began dreaming about bright future for the independent India. लोग जो थे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया लोगों के अंदर, लोग यूनिटी की पावर समझने लगे कि सब एक इकट्ठे होके अमेरिका की आज़ादी के लिए लड़े थे तो अमेरिका आज़ाद हो गया, सब ने इकट्ठे होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन किया तो सब आज़ाद हो गए, सब ने इकट्ठे होकर रशियन रेवोल्यूशन की तो रशिया आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से लोगों को पता लगा कि पावर यूनिटी कि एक साथ रहेंगे तो पावर हमको कैसे मिलेगी, और एक ब्राइट फ्यूचर देखने लगे भारत के लिए कि हम भी आज़ाद हो जाएंगे तो हम भी दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in regional languages. This written literature spread message of national unity and devotion. अब जब लोग पढ़ लिख गए तो लोकल लैंग्वेज के अंदर अलग अलग भाषाओं के अंदर लिटरेचर लिखा जाने वाला, किताबें जैसे पिछले अगले चैप्टर में पढ़ा था ना 4th या 5th में, भगत सिंह वगैरह सब लोगों ने कविताएं लिखी थी, और वो कविताएं ऐसी ऐसी थी जिसको पढ़ते ही देश के अंदर मतलब देश के लिए मर मिटने की इच्छा जाग उठती। तो इस तरीके से लिटरेचर भी डेवलप हुआ जिससे हमारे अंदर नेशनलिज्म भर दिया। अगला रीजन है यहाँ पर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स मेड अ वाइटल कंट्रीब्यूशन स्प्रेडिंग the national awareness. The newspaper published from Bengal, Mumbai and Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers and it awakened nationalist feelings in the heart of the people. न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है वो हमारे दिल दिमाग में बहुत जल्दी असर करता है कि नहीं? हम पढ़ते हैं तो उस समय तो टीवी वगैरह नहीं होते थे तो न्यूज़पेपर छपने लगे, और न्यूज़पेपर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मतलब पूरे भारत में बढ़ने लगे। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीज़ें, किसी नेता को कुछ भाषण देना है वो भाषण नेताओं का पेपर में आता है ना लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें कही कल की मन की बात के अंदर। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में सब जगह आता है ना, तो टेलीविजन नहीं थे तो न्यूज़पेपर था, तो न्यूज़पेपर में सब चीज़ें बताई जाती। अब जब ये सब चीज़ें आती थी तो देश का हर एक व्यक्ति उसको पढ़ता था। गलियों में, नुक्कड़ों में जो चाय की दुकानें हैं, पान के गले, वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने आते हैं। देखा ना, चाय की दुकान में बैठे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आज भी। अब न्यूज़पेपर जिसको नहीं पढ़ना आता है वो लोग सुन रहे होते हैं बैठ के, और वो बंदा ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहा होता है। गांव में जाओ ऐसे ही होता है, होता है ना। तो इससे जो लोगों के विचार थे हमारे नेताओं के, वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगे और हमारे अंदर भावना जागी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नफरत की और देश के लिए प्यार की, और कुछ भी कर गुजरने की भावना जागने लगी। तो 5वां कारण था हमारा न्यूज़ पेपर। इसका छठा और लास्ट कारण है मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। Ancient archaeologist Alexander Cunningham and his assistants excavated many sites of the Indian ancient civilization in the Indus Valley. They discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India. Indian archaeologists like Rai Bahadur Dayaram Sahni, Madhu Swarup Vats and Rakhaldas Banerjee continued this exploration to unearth the remains of the majestic civilization. The scholars from the Western collaboration with the Indian scholars tried to find out lot about the Indian culture and heritage. Ancient Indian books on medical sciences, astrophysics, diplomacy, spirituality were translated into English and became known to the people of India and the world. A detailed research on the literary and the cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism. अब भारत के जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है उन लोगों को जो जमीन की खुदाई करके हिस्ट्री से जुड़ी चीजें जमीन से निकालते हैं, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, और उनके असिस्टेंट जो थे, इन्होंने खुदाई की तो पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी साइट भारत के अंदर थी, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जो साइट थी वो भारत के अंदर थी। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से वो रिमेन्स मिले। फिर धीरे धीरे हमारे कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और राखालदास बनर्जी जो थे, इन लोगों ने भी देखा कि इन लोगों ने भी खुदाई का काम किया और इन्होंने ऐसी और भी खोजें की, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब चीज़ें इन्होंने निकाली जमीन से खोद के। तो ये सब चीज़ें बताती है कि भारत का कल्चर कितना रिच है, हमारा हेरिटेज यानी कि हमारी धरोहर है, यानी कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है देखने को मिलता। लोथल जाते हो कभी? देखा है लोथल? लोथल में भी अवशेष हैं।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमारा जो कद था दुनिया में और बढ़ गया, और इसके ऊपर फिर किताबें लिखी जाने लगी। जैसे कि हमारी मेडिसिन सर्जरी की बात करें, मेडिकल साइंस के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने बहुत खोजें की। यानी कि पुराने समय में हमने ये सब कुछ कर दिया था। सर्जरी था ना, ऑपरेशन बोलते हैं इसको, सर्जरी करना। हम लोग भाई आज से 2000 साल पहले सर्जरी कर देते थे, इतने हम लोग फॉरवर्ड थे उस समय। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले ये सब चीज़ें करके रखी। फिर मैथ्स की बात करें, हमारे आर्यभट्ट जैसे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दी। जो नंबर के बाद जीरो लिखते हैं ना, 1 0 2 0, ये सब भारत ने दिया विदेशों। पाई की वैल्यू भारत ने दी है, सब चीज़ें भारत ने दी है दुनिया को। यानी हम लोग, हमारा कल्चर बहुत रिच है। तो ऐसे में हमारी इन्हीं खोजों के ऊपर किताबें लिखी जाने लगी, और धीरे धीरे जब ये किताबें विदेशी लोग भी पढ़ते थे तो उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता लगा, यार भारत तो बहुत ही ज़बरदस्त देश है यार, बहुत ही रिच हेरिटेज वाला कंट्री है। और जब हमने भी वो चीज़ पढ़ी तो हमने भी रियलाइज़ किया कि हमारा हेरिटेज बहुत ही रिच है। तो इस तरह से हमारे अंदर एक गर्व की फीलिंग भी आई कि भाई हमारा देश इतना समृद्ध है, और नेशनलिज्म भी जागा। तो इसी सब के बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागा, और उन्होंने देश के लिए मर मिटने के लिए कसम खाई। और हमने देखा कि कितने ही क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने अपनी जान दी है देश को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। बाकी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।